वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मांग की विभिन्न जो लोच श्रेणियाँ होती हैं। तो मांग की लोच श्रेणियों के लिए आपको पेज नंबर 30 निकालना होगा अपनी नोटबुक पे, और इस तरीके का आपको ऊपर एक पिक्चर दिखाई पड़ेगा। हम मांग की लोच श्रेणियों को 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपको बुक में या इस स्लाइड में दिख जाएगा। तो पहली कैटेगरी होती है पूर्णतया लोचदार, ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है ब्रैकेट में। यहाँ ई डी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच बराबर अनंत। ये इनफाइनाइट का जो टेढ़ा या लेटा हुआ आठ है, इनफाइनाइट का मार्क से आप सब जानते होंगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं लोचदार, या हम अधिक लोचदार भी कह सकते हैं, ज़्यादा लोचदार। इसमें ई डी ग्रेटर देन 1 ब्रैकेट में लिखा हो, यानी इकाई से अधिक लोचदार भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी होती है इकाई के बराबर लोच, लिखा हुआ है ई डी इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी होगी 1 के बराबर। फिर चौथी कैटेगरी होगी वो होगी बेलोचदार, या हम कह सकते हैं थोड़ा कम लोचदार। तो ये होगी ई डी स्मॉल देन 1, और उसके बाद शून्य लोच, यानी कि जब मांग की लोच 0 हो, इसको हम कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार। फर्स्ट कैटेगरी थी पूर्णतया लोचदार, और जो लास्ट शून्य है वो है पांचवी है, वो है शून्य लोच, यानी कि ई डी बराबर 0। तो आइए देखते हैं कि इस श्रेणियों को समझने के लिए एक एक करके हम समझेंगे क्या होती है। देखिए, पहला तो पूर्णतया लोचदार, यानी कि ई डी बराबर इनफाइनाइट। दूसरी लोचदार ई डी ग्रेटर दैन 1। तीसरी इकाई के बराबर ई डी इक्वल टू 1। चौथी बेलोच यानी कम लोचदार ई डी स्मॉल देन 1। और फिर है शून्य लोच या पूर्णतया बेलोचदार ई डी बराबर 0। तो ये 5 श्रेणियों में हम इसको बांट सकते हैं। तो 5 श्रेणियों में बांटने के बाद ही हम जो अगली टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश है। एक्चुअली वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया कि जो आगे का टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी, फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ये मैंने क्या कहते हैं आगे का टॉपिक पहले कर दिया, इसलिए मुझे वापस चेंज करना पड़ा। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है पूर्णतः लोचदार की, तो उसको हम समझते हैं। पहली कैटेगरी ये देखिए स्लाइड पे। पहली कैटेगरी का जो आपको चित्र मिलेगा या ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। इस ग्राफ को आप स्लाइड पे देख सकते हो। एक्स अक्ष वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ओ नाम दिया है। ऊपर वाली साइड में कीमत है, यानी वाई साइड कीमत है, और नीचे वाली मात्रा है। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस को, और नीचे देखिए Q1 Q2 और Q3 लिखा हुआ है, यानी कि ये पूर्णतः लोचदार है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाएगा ना, तो जो मांग है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, मांग हो जाएगी 0। यानी कि पी साइड पर कोई 10 क्वांटिटी यूज़ कर सकता है, कोई 20 क्वांटिटी यूज़ कर सकता है, कोई 30 क्वांटिटी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्वांटिटी हो जाएगी 0, यानी लोग वस्तु को नहीं खरीदेंगे। यही होती है पूर्णतया लोचदार। इसको थोड़ा समझने के लिए डिटेल में हम एक स्लाइड का सहारा लेते हैं, उससे और एक्सप्लेन होगा। ये देखिए स्लाइड है सामने, गौर से देखिए। तो ऊपर यहाँ पे सबसे लिखा है प्रोडक्ट नेम, उत्पाद का नाम एक्स। मान लेते हैं कोई उत्पाद है, उसका नाम एक्स है, और उस उत्पाद को 5 फर्में बनाती है। फर्म या कंपनी या कोई भी आप कह दें, दुकान भी कहते हैं, कुछ भी फैक्ट्री कहते हैं। तो 4 फर्म बनाती है, ए बी सी डी उन फर्म का नाम है। एक ही उत्पाद को वैसे के वैसे ही सेम उत्पाद है, कोई डिजाइन वगैरह कोई कलर में कोई अंतर नहीं है, उस उत्पाद का नाम एक्स है, और उसको ये 4 फर्में बनाती है, ए बी सी डी। देख रहे हैं ऊपर ए बी सी डी लिखा हुआ है, पास में फर्म लिखा हुआ। फर्म का मतलब कंपनी, दुकान, आप कुछ भी कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो। ए जो फैक्ट्री है वो उसका प्राइस रखती है 20, बी जो फैक्ट्री है वो भी उसका प्राइस रखती है 20, सी जो फैक्ट्री है वो भी उसका प्राइस रखती है 20, डी जो फैक्ट्री है वो भी उसका प्राइस रखती है 20। ठीक है, तो प्राइस सेम रखती है। क्यों? क्योंकि एक ही जैसा उत्पाद है, एक ही उत्पाद है, तो प्राइस तो आपको सेम रखना पड़ेगा।
तो ये कंपनी जो है या जो फैक्ट्रियाँ हैं उस उत्पाद का जो प्राइस रखती हैं वो रखती हैं 20, यानी पी कितना हो गया, 20 हो गया। यानी अगर आप डिमांड कर्व बनाएंगे तो पी कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब ज़रा आप पास में देखेंगे तो 10, 20, 30 लिखा है ए के लिए, बी के लिए लिखा है 15, 30, 20, सी के लिए लिखा है 10, 30, 20 और डी के लिखा है 20, 15, 30। या आप कुछ भी रख सकते हो, 10, 15 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक फर्म जो है ए वो 20 रुपये रखती है तो उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 10, 20 कुछ भी हो सकती है, कुछ न कोई भी लोग ले सकते हैं जितना अपने रुचि के हिसाब से। बी की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, सी के लिए भी लोग ग्राहक अलग अलग खरीद सकते हैं। मतलब अपनी अपनी दुकान में लोग अलग अलग तरीके से ग्राहक जोड़ सकते हैं या ग्राहक उनकी मांग कर सकता है। प्राइस 20 ही है। अब ज़रा नीचे की साइड देखिए, जो लाइन लिखी है उससे थोड़ा सा क्लियर होगी और स्थिति। ए, मान लीजिए इन चारों में से सिर्फ ए जो फैक्ट्री है या फर्म है वो कीमत को 20 रुपये से 25 रुपये कर दे, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो ए फर्म का उत्पाद है ना एक्स, उसकी मांग 0 हो जाएगी, उसे कोई नहीं खरीदेगा। ज़रा बात को ध्यान से समझिए। अगर ए फर्म 20 रुपये से अपनी कीमत क्या बढ़ा दे, 25 कर दे, तो उसके यहाँ जो क्वांटिटी है ना 10, 20 की सब क्वांटिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि ग्राहक होगा वो निकल जाएगा किसी दूसरी फर्म के पास में। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उत्पाद तो सेम है, जो प्रोडक्ट है जिसका नाम एक्स है वो तो सेम है, कलर में, डिज़ाइन में, क्वालिटी में, सब में एकदम बराबर का वो प्रोडक्ट एकदम सेम है। तो जब सेम टाइप का प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम चीज़ है, डिज़ाइने हैं, तो उसका प्राइस भी क्या है, 20-20 रुपये। सेम प्राइस भी सेम होगा, फर्में अपना, फैक्ट्री अपना प्राइस भी सेम रखेंगी, कंपनी अपना प्राइस भी सेम रखेंगी। लेकिन अगर उनमें चारों कंपनियों में से या चारों फैक्ट्रियों में से कोई एक कंपनी या एक फैक्ट्री या एक फर्म अपना प्राइस बढ़ा दे, तो क्या होगा, उस फर्म का जो डिमांड होगा, जो मांग होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो मांग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, उनका जो डिमांड कर्व होता है वो होता है पूर्णतया बेलोचदार। फिर से देख लीजिए, स्लाइड में लिख भी दिया है मैंने। इसलिए जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, जो फर्म होती है, उनका जो मांग वक्र होता है, उनका जो डिमांड कर्व होता है वो होता है पूर्णतया लोचदार, यानी कि ई डी बराबर इनफाइनाइट। यानी कि अगर पी यानी प्राइस थोड़ा सा भी बढ़े तो उसके एवज में जो उसकी मांग होती है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, मांग जो होती है शून्य हो जाती है। तो ये आपके लिए पहली श्रेणी थी जिसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार श्रेणी, यानी कि पूर्णतया लोचदार श्रेणी, यानी ई डी बराबर इनफाइनाइट। और इसी कारण जो इसका जो कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, जो आपने पहले देखा डिमांड कर्व, वो कर्व एकदम होता है क्षैतिज, यानी कि फ्लैट। पी पर कोई चेंजमेंट होते ही क्वांटिटी या डिमांड 0 हो जाएगी, इसलिए पी एकदम फिक्स रहती है। तो पी एक जगह फिक्स रहेगी और क्वांटिटी आगे पीछे होती रहेगी, इसलिए जो डिमांड कर्व होगा वो एकदम क्षैतिज होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको हम कहते हैं लोचदार या अधिक लोचदार श्रेणी। उस श्रेणी को देखिए। अब जो सेकंड हमारी श्रेणी है, सेकंड श्रेणी जो होती है उसको हम कहते हैं लोचदार श्रेणी। क्या कहते हैं, लोचदार श्रेणी। ये आपको आपके किताब पर पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे लिखा है। उसका जो माप है वो है ई डी ग्रेटर देन 1, ई डी ग्रेटर देन 1, यानी कि अधिक लोचदार। ये बहुत लोचदार प्रकार की वस्तु जो होती है वो कैटेगरी है, यानी इसके अंतर्गत विलासिता की वस्तुएं आती हैं। ऊपर देखिए लिखा भी है विलासिता की वस्तुएं, यानी लोग इसको तब यूज़ करते हैं जब इसकी कीमत में कोई चेंजमेंट होता है, तो लोग उसको यूज़ करते समय इसकी मांग को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड पर कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनिएगा, कीमत में थोड़ा सा नहीं, बहुत हल्का सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। मतलब जैसे कोई वस्तु है, उसका कीमत में अगर 5% वृद्धि हो रही है, अगर किसी वस्तु की प्राइस में 5% इंक्रीज़ होता है, तो उसके एवज में उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, वो घटकर 15% हो जाएगी, 15% तक घट सकती है।
या 10 से 15% तक घट सकती है। और इसके अपोजिट भी देख लीजिए, अगर किसी वस्तु का प्राइस घट जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 5% घट जाता है, बस 5% घट जाता है, तो उसके मुकाबले जो मांग होगी उस वस्तु की वो 15% तक बढ़ जाएगी या 20% तक भी बढ़ सकती है। तो अब आपको इतना तो समझ में होगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत में, वस्तु के प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन या बहुत हल्का सा परिवर्तन हो जाए, बहुत हल्का से बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाए, तो उसके मुकाबले जो मांग में परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो हाई फ्लक्चुएशन वाली जो ये कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं अधिक लोचदार, या कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार, या कहते हैं कि लोचदार। तो ये थी दूसरी कैटेगरी। अब इस दूसरी कैटेगरी का ग्राफ देख लीजिए। तो ये स्लाइड पे आपको ग्राफ मिल गया, और ग्राफ आपके बुक में भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 30 पर। अब इस ग्राफ को देखिए, एक जगह है कीमत और एक नीचे है जो वो एक्स अक्ष है, वहाँ पे है मांग। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले देखना है P1 और देखना है Q1। ठीक है, पहले देखना है P1 और Q1। P1 और Q1 यहाँ पे जो हैं वो R बिंदु पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बस इसको ध्यान रखना है। अब ज़रा गौर से आँख खोल के ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, P से कीमत में कमी हो जाती है, P1 से कीमत में कमी हो जाती है। दिखाई दे रही होगा आपको, ग्राफ को देखेंगे गौर से P वाले साइड को, तो P1 से कीमत घट के कितनी हो जाती है, P2 हो जाती है। दिखाई दे रहा है कितनी हो जाती है, P2 हो जाती है। और उसके मुकाबले जो Q1 है वो कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ के Q2 हो जाता है, वो बढ़ के Q2 हो जाता है। तो P1 से P2 में मैंने एक एरो बनाया है, आप दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, और Q1 से Q2 की ओर एक एरो बनाया है मैंने, देखा है, देखिए उसको, आप जाता हुआ दिख रहा है राइट साइड की ओर। तो ज़रा अगर आप गौर से इसको देख रहे हैं तो आपको ग्राफ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो P1 से P2 यानी कीमत में जो कमी है, जो गैप है, जो गैप आप एरो से देख रहे हैं, अगर आप उंगली भी लगा के देख लें गैप, उस गैप का जो कीमत जो है, उस गैप का जो आपका क्वांटिटी का जो गैप है उससे छोटा है, यानी क्वांटिटी का गैप क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वही जो परिभाषा में बात लिखी थी, क्या लिखी थी, या जो समझाते समय हमने डिस्कस किया था, वो ये कि कीमत में बहुत हल्का सा परिवर्तन हुआ, यानी कीमत का गैप ग्राफ में बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले जो डिमांड है, उसका मतलब जो उसका जो क्वांटिटी है, उसका गैप कितना है, ज़्यादा है। यानी कीमत के मुकाबले जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वही हमें ग्राफ पे समझाया गया है। ठीक है, यानी P1 से P2 में थोड़ी सी कमी आई, उसके मुकाबले Q1 से Q2 यानी कि वृद्धि हुई, वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, डिमांड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अब देखिए उसी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो आयत बने, अभी आयत भी क्या चक्कर है, आगे स्लाइड समझते हैं। ये आयत का, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल से जो है वो कम है, तो इसलिए ये जो मांग की श्रेणी है वो ग्राफ से स्पष्ट होती है कि लोचदार है या इकाई अधिक लोचदार है। अब जो आयत है, आयत के विषय में क्या बात कही गई इसको भी समझ लेते हैं। ऊपर आयत है PQRS R और P2OQ2R। अब ये आयत कैसे दिखेंगे आपको, इस ग्राफ पे देखिए, डैश डैश जो लाइनें हैं उसमें देखिए, P1 से स्टार्ट करिए, P1 से स्टार्ट करिए और नज़र को नीचे ले जाइए O पे, तो देखिए PO, फिर वापस नज़र को ले जाइए दाईं साइड तो आया Q1, और फिर नज़र को ऊपर ले जाइए तो दिखा R। तो P1OQ1R, ये एक आयत दिख रहा है आपको, आयत दिखाई दे रहा है। अब देखिए दूसरा आयत कहाँ है, P2 को देखिए, P2 से नज़र नीचे ले जाइए, देखिए O दिखाई दिया, P2O, फिर नज़र को दाईं साइड ले जाइए Q2 तक, तो Q2 दिखाई दिया, और Q2 से ऊपर नज़र ले जाइए तो आपको दिखाई दिया S, दिखाई दिया S, तो P2OQ2S। तो ये दो आयत आपको दिखाई दे रही है, ये दो आयत का नाम ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने दोनों आयतों में R कॉमन कर दिया है, नीचे वाला आपको S है। अब आप गौर से देखेंगे तो P1OQ1R जो आयत का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जो है P2OQ2S आयत के क्षेत्रफल से छोटा है, P2OQ2S आयत से छोटा है। ये आप स्लाइड को रोक करके देख सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। इसी से
ग्राफ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो श्रेणी है, ये जो मांग वक्र है, ये प्रदर्शित करता है कि यह मांग की जो लोच है ये अधिक लोचदार है। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अधिक लोचदार या लोचदार को हम इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई से अधिक लोचदार भी। इकाई से अधिक का मतलब ई डी ग्रेटर देन 1। इकाई से अधिक का मतलब ई डी ग्रेटर देन 1। तो इकाई लोचदार क्या होती है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, उसको हम कहेंगे ई डी 1। तो ये आपको ग्राफ में भी समझ में आ गया। मैंने आपको इसमें जो आयत है वो भी बता दिए, इस आयत को भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरी कैटेगरी का ग्राफ द्वारा निरूपण। और एक खास पॉइंट है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो उससे भी और भी स्पष्ट हो जाएगा कि ग्राफ को देखते ही पता लगा देंगे। ऐसी स्टाइल से हम अगर अध्ययन करते रहेंगे तो हमको ये भी पता पड़ जाएगा कि हम ग्राफ देखते ही बता देंगे कि ये कौन सी लोच की श्रेणी है या कौन सी लोच का मांग वक्र है। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है हमारा तीसरा कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? तीसरा कैटेगरी। पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा नीचे की साइड। अब देखिए ये क्या है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं इकाई बराबर लोच। क्या कहते हैं? इकाई बराबर लोच, श्रेणी भी कह सकते हो। इकाई बराबर लोच है ये, यानी कि यहाँ पर जो मान होगा या जो माप होगी वो क्या होगी? ई डी बराबर 1। क्या होगी? ई डी बराबर 1। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर इसमें कीमतों में जितना परिवर्तन होगा उतना वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। फिक्स परिवर्तन, जितना कीमत बढ़ेगी या घटेगी उतना ही मांग घटेगी या बढ़ेगी। जैसे कि देख लीजिए, यदि कोई वस्तु की कीमत में 5% की कमी होती है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होती है तो उसकी मांग में 5% की वृद्धि होगी। और यहीं अपोजिट हो जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो तो उसकी मांग में 5% की कमी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा है, यानी जितना कीमत में परिवर्तन उतना मांग में परिवर्तन। फिर से सुन लीजिए, जितना कीमत में परिवर्तन उतना मांग में आपका परिवर्तन होगा, यानी कि ई डी बराबर 1। ई डी बराबर 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको ग्राफ पर समझते हैं। यही जो लोचदार श्रेणी है, इकाई बराबर लोचदार है या इकाई लोचदार है, इस श्रेणी को हम समझेंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर समझने के लिए हम पेपर अपना ओपन करते हैं, बुक, उसमें देख लीजिए ग्राफ बना हुआ है। ये देखिए चपटा ग्राफ है, ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ पर देखिए वक्र कौन सा है? वक्र है ए मांग वक्र, आपको दिखाई दे रहा है। ए बी सी बिंदु दिख रहे हैं, ये ए बी सी बिंदु जिस लाइन पर चल रहे हैं इसी को हम वक्र कहते हैं। ये जो नीचे आयत वगैरह बने ये तो समझाने के लिए बने हैं। सिंपल लाइनें जो हैं उसी को हम सिंपल लाइन को, जो टेढ़ी लाइन दिख रही है वही हमारा मांग वक्र है। एक खासियत ये है इकाई बराबर लोच की, जो खासियत क्या है कि इस मांग वक्र को हम कहते हैं आयताकार अति परवलय। फिर से सुन लीजिए, आयताकार अति परवलय वक्र या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, आयताकार अति परवलय कर्व। ये मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ, कई बार आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयताकार अति परवलय वक्र जो होता है वो कौन सी श्रेणी का है, वो कौन सी मांग को प्रदर्शित करता है। ये नहीं बताएंगे कि मांग वक्र बना के दिखाइए इकाई बराबर लोच जिसकी होती है, या इकाई लोचदार मांग की श्रेणी का मांग वक्र बना के दिखाइए, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व या आयताकार अति परवलय कर्व किस मांग की लोच की श्रेणी को बताता है, या किस मांग कीमत लोच की श्रेणी को बताता है। तो ये बताता है ई डी बराबर 1 को, या इकाई बराबर लोचदार को, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता ये आयता पर अति परवलय, इसके अंदर जो मांग वक्र के नीचे सारे जो आयत बनते हैं। अब आयत क्या होते हैं, तो जाओ पीछे मैंने आपको बताया कि आयत कैसे हम ढूंढते हैं, इसमें भी हम ढूंढना सीख लेंगे। सारे आयत जो होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है, सारे जो आयत होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो बराबर होता है। तो अब आइए इस ग्राफ को हम समझते हैं। अब ग्राफ को समझने के लिए क्या करना है, आपको देखना है पी साइड और नीचे जहाँ क्यू साइड है। तो सबसे पहले पी देखना है, P1 P2 नहीं देखना है, पी देखना है। पी अगर प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी है, क्यू, नीचे क्यू देखना है, Q1 Q2 नहीं देखना है। मतलब पी जो क्वांटिटी है, प्राइस है, तो क्वांटिटी कितनी है, क्यू। ये हमने डार्क कलर से, डैश डैश नहीं, ये डार्क कलर से
ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बी बिंदु पर, ठीक है। अब होगा ये कि मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो बढ़ता कहाँ है, ऊपर सीढ़ी लगा के बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ के पी से P1 हो जाता है, दिखाई दे रहा है, प्राइस बढ़कर पी से P1 हो गया, वाई साइड पर पी से P1 हो गया। तो उसके मुकाबले क्या हो, क्वांटिटी घट गई, कितनी घटी, उतनी ही घटी जितना कि प्राइस बढ़ा। यही तो इसकी विशेषता है, ED बराबर 1 की यही तो विशेषता है। जितना परसेंटेज प्राइस बढ़ा है, जितना जितना P से P1 हुआ है उतना ही घट के नीचे Q से Q1 हो गया। देखिए एरो से मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। अब अपन देखते हैं कि मान लीजिए कीमत कम हो जाए तो प्राइस देखिए, वापस P को देखिए, P से P2 हो गया। देखिए P से नीचे P2 हो गया, यानी प्राइस घटा। अगर प्राइस घटा तो मांग बढ़ेगी, कितनी बढ़ी, देखिए Q से Q2, देखिए Q से Q2 कितना बढ़ा है, जितना ही प्राइस घटा है उतना ही मांग हमारी बढ़ी है, जितना ही प्राइस हमारा घटा है उतना ही मांग हमारी बढ़ी है। तो इसी को हम कहते हैं इकाई बराबर लोच। बराबर का मतलब, बराबर का मतलब आप वैसे नहीं तो सिंपल अर्थ में समझ लो ना, बराबर का मतलब जितना मांग बढ़ी उतना कीमत घटी, या जितना कीमत बढ़ी उतना मांग घटी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ। अब पहले वाले प्राइस पे जाना, P से P1 हुआ तो Q से Q1 हो गया, दोनों ने एक दूसरे को A बिंदु पे काटा। उसके बाद P से P2 हुआ तो घटने के बाद में क्वांटिटी कितनी बढ़ी, Q से Q2 हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, C बिंदु को काटा। इन तीनों बिंदुओं को मिला दो, तीनों बिंदुओं को मिला दो, ये डंडी दिखाई दे रही है टेढ़ी, ये जो लाइन है यही हमारा है कर्व। क्या है, कर्व, कौन सा कर्व, डिमांड कर्व, इसको हम कहते हैं मांग वक्र। और इस वक्र को क्या कहते हैं, आयताकार अतिपरिवलय। अब ये कहानी आयताकार अतिपरिवलय की क्या है, इसको सुनते हैं। तो इसको सुनने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग ये लगाना है कि जो जो बिंदु मैं कहूँ वो बिंदु आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, नहीं तो आप वो बिंदु मेरी इस स्लाइड पे नीचे की ओर देख सकते हो। पहला हम आयत ढूंढेंगे, पहला आयत ढूंढते हैं P1 पे दृष्टि जमाइए, P1 से देखिए नीचे आइए, O दिखाई दे रहा है, Y के ऊपर लिखा है O, दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, P1 से O। फिर सीधे आइए आप Q1, तो देखिए दाएं साइड आप नज़र घुमाएंगे तो Q1 दिख गया, और फिर Q1 से ऊपर की ओर दृष्टि घुमाइए तो A, तो P1 O Q1 A, P1 O Q1 A, ये हमारा एक आयत हुआ। तो इसको हमने एक आयत को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया, या आप स्लाइड में भी देख सकते हो। उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, दूसरा आयत क्या है, P पे नज़र गड़ाइए, सिर्फ P पर, P से नीचे नज़र डालिए O, दिखाई दिया, O से फिर वापस राइट में नज़र डालिए Q, O से Q, और फिर Q से ऊपर तो B, दिखाई दिया B, तो P O Q B, P O Q B, P O Q B, दिखाई दिया, ये एक आयत दिखाई दिया। तो ये आयत हमने बराबर लिख दिया, अभी बराबर ना भी लिखें तो भी चलेगा, उसके साइड में P O Q B लिख दिया। उसके बाद आप तीसरा आयत ढूंढिए, तीसरा आयत के लिए आपको P2 पे नज़र घुमानी पड़ेगी। P2 को देखिए, P2 से आप नीचे देखिए O, P2 O दिखाई दिया, P2 O, फिर दृष्टि घुमाइए लास्ट तक Q2 तक, P2 O Q2, P2 O Q2, ठीक है। और Q2 से अब ऊपर देखिए C, P2 O Q2 C, P2 O Q2 C, P2 O Q2 C, दिखाई दिया, एक आयत दिख गया आपको, ये आयत आपने नोट कर लिया। अब ये आयत सब है ना, ध्यान से सुनिए, ये सारे आयत बराबर हैं, इन सारे आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो मांग की जो श्रेणी है ना, ये है इकाई बराबर लोच की। इकाई बराबर लोच का मतलब जो मांग वक्र है वो आयताकार अतिपरिवलय कर्व है, या आयताकार अतिपरिवलय वक्र है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सारे जो नीचे आपको आयत दिख रहे हैं ये सब बराबर, इनका क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। यानी जितना परसेंटेज आपका मांग में वृद्धि होगी उतना ही परसेंटेज आपका जो है क्या कहते हैं कीमत मांग में कमी होगी। और ये जो एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो बराबर हैं क्षेत्रफल, ये आपको खाली दिखाने के लिए बराबर मैंने नहीं बताए, ना ही किताब वाले आपको दिखाने के लिए बराबर। मैं आपको एक अगली वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको यहाँ पे जो फिगर है, मतलब कि 5, 10 जो भी अंक होते हैं, उन अंकों को रख करके कीमतों में वृद्धि और मांग में कमी वगैरह करके आपको बता दूंगा कि अगर क्षेत्रफल का गुणा करेंगे आपस में तो सब क्षेत्रफल बराबर आएंगे, ठीक है। तो अब आप आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए कौन सी श्रेणी है, तो ये है भाई हमारी नेक्स्ट श्रेणी, इसको हम कहते हैं चौथी श्रेणी। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा।
चौथी श्रेणी क्या है, बेलोचदार है, यानी इकाई से कम। जितनी लोच की तरफ आप बढ़ेंगे, जितना लोच की ओर भागेंगे, वो इकाई से ऊपर जाएंगी, यानी एक से बढ़ती चली जाएंगी, एक से डेढ़, दो हो सकती हैं। लेकिन ये बेलोचदार यानी जब कम लोच हो, यानी वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हो, तो ऐसी जो श्रेणी होती है वो ईडी स्मॉल देन 1 होती है। क्या होती है, ईडी स्मॉल देन 1, तो कम लोच की होती है, इसको हम कम लोच भी कहते हैं। होता क्या है, देखिए ध्यान से स्लाइड पे, इस प्रकार की श्रेणी में वस्तु कीमत में वृद्धि होने या कमी होने पर वस्तु की मांग में अनुपातिक रूप से काफ़ी कम परिवर्तन होता है। ध्यान दे, अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो जो सेकंड नंबर हमने पढ़ी थी ना, सेकंड नंबर क्या पढ़ी थी, लोचदार, जस्ट उसका अपोजिट। वहाँ पर क्या होता था, कीमत में हल्का सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता था। कीमत में हल्का सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता था। यहाँ पर क्या होगा, कीमत में परिवर्तन होने पर चाहे हल्का सा हो या बहुत ज़्यादा हो, मांग में कुछ खास परिवर्तन होता नहीं है। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या बताएं, अब मैंने यहाँ सब्जियाँ लिख दिया है, ठीक है। अब सब्जियों से आप समझ सकते हैं, सब्जी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर कीमत में परिवर्तन होता भी है तो लोग मांग को एकदम बंद नहीं करते, थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, थोड़ी सी घटा देंगे लेकिन लेंगे। अब आलू आज 30 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। आज की डेट है 27 अगस्त, हाँ 27 अगस्त 2020 को आलू 30 रुपये है। तो भाई अगर मान लीजिए आलू 15 रुपये हो जाएगा, तो मैं जो हूँ क्या करूँगा, अपने घर में 1.5 किलो आलू ले आऊँगा, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है सस्ता है ले लो। आलू जब जो है 30 रुपये हो गया है, तो फिर मैं 100 ग्राम नहीं ला रहा हूँ, आलू मुझे 1 किलो लाना ही पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इस प्रकार की जो सब्जी है, इसकी जो लोच है ये बहुत ही कम लोचदार है, या हम इसको बेलोचदार कहते हैं। मतलब इसमें प्राइस के फ्लक्चुएशन पर जो उसकी डिमांड है उस पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। ज़रूरी सब्जियां, ठीक है, ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, हम दूध भी देख सकते हैं, ठीक है। दूध की कीमत अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है तो लोग एकदम उसको बंद नहीं करते, ठीक है, लोग खरीदते रहते हैं, या कीमत बढ़ती भी चली जाती है तो भी लोग उसको खरीदते रहते हैं, क्वांटिटी थोड़ी कम करते हैं। चलो भाई ठीक है, जहाँ सस्ता है 1.5 लीटर ले लिया, कोई नहीं 1.25 लीटर ले लिया या 1 लीटर ले लिया। ये नहीं कि प्राइस बढ़ गया 5 रुपये तो आपने उसको क्या है कि अपना जो लीटर भर दूध लेते थे या 1.5 लीटर दूध लेते थे उसको घटा करके 100 ग्राम कर लिया या 100 ml कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो जिस प्रकार की लोच को फॉलो करती हैं, वो लोच होती है बेलोचदार या कम लोच, या इकोनॉमिकली बोलें तो ईडी स्मॉल देन 1, ईडी स्मॉल देन 1। तो अब आइए समझते हैं इसको हम ग्राफ पर। देखिए ग्राफ, तो अब ये ग्राफ है, देखिए पी और क्यू को पहले देखिए ग्राफ पर। पी और क्यू एक दूसरे को बी बिंदु पर काट रहे हैं, दिखाई दे रहा है, पी और क्यू को देखिए। अब हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं, पी से प्राइस घट के P1 हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, P से प्राइस घट के नीचे P1 हो जाते हैं, तो उसके मुकाबले Q से Q1 उसकी मांग बढ़ जाती है। तो आप जो एरो से गैप देख रहे हैं, ये गैप कितना है, कम है, किसका, Q का, यानी कि कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई लेकिन लोगों को कुछ खास उसमें वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक अनिवार्य वस्तु है, सबकी अपनी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वो उसका वस्तु का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उनके लिए वो अननेसेसरी हो जाएगा। उसके बाद वहीं पे आप प्राइस को बढ़ाइए, यानी P से P2 करिए। देखिए P से आपने P2 किया, बढ़ा, उसके मुकाबले Q से Q2 मांग घट गई, देखिए अंदर की तरफ घट रही, Q से Q2 हो गई। तो गैप देखिए कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, मांग बहुत कम हुई और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े। P से P2 काफ़ी ज़्यादा गैप है और Q से Q2 बहुत कम गैप है। इसका मतलब क्या, प्राइस तो ज़्यादा बढ़े लेकिन हमारी मांग क्या हुई, उसके मुकाबले बहुत कम हुई। ये उन वस्तुओं पे लागू होता है ये मांग वक्र या ये मांग श्रेणी बेलोचदार वाली या ईडी स्मॉल देन 1 वाली, जो बहुत ज़रूरी वस्तुएं होती हैं। जैसे मैंने आपको सब्जियों का उदाहरण दिया, दूध का उदाहरण दिया, ऐसी बहुत ही अनिवार्य टाइप की वस्तुएं जिनका हम जो यूज़ करते हैं वो ऐसा होता है कि इसको आप ज़्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे प्राइस को तो उससे आपकी मांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी ग्राफ में आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्या है देख लीजिए।
नेक्स्ट हमारा है शून्य लोच। तो ये शून्य लोच वाली वस्तु यहाँ पे क्या होता है, ईडी जीरो हो जाती है, यानी इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत में वृद्धि में होने से वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण नमक, ये मेरा उदाहरण है, ज़रूरी नहीं यही हो, कोई और भी हो सकता है लोग नमक कम यूज़ कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नमक ये उदाहरण होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें क्या होता है, प्राइस को बहुत बढ़ा दो, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा दो, और उसके क्या कहते हैं जो वो हैं, क्या नाम है, घटाओ, काफ़ी कम कर दो, जितना कम करना चाहे कम कर दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, उस वस्तु की मांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए मुझे नमक सही लगता है, ऐसे इसलिए है कि अगर नमक 20 रुपये किलो होगा और घर में अगर 4 या 6 लोगों की फैमिली में 2 पैकेट नमक यूज, ठीक है, महीने भर का, तो नमक अगर 5 रुपया, तो लोग नमक 2 से 3 किलो कर देंगे। सब्जी में नमक तो ज़्यादा नहीं खा सकते, इसी से अपोजिट कर लो, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 20 से 30 रुपए किलो हो गया, तो ऐसा नहीं कि लोग नमक बंद कर देंगे खाना, क्योंकि बिना नमक के तो सब्ज़ी आपको बिल्कुल भाएगी भी नहीं। यानी यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझने की है कि कोई भी ऐसी वस्तु जहाँ पर प्राइस भले ही फ्लक्चुएट होते रहें, उसकी जो मांग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इसको मांग वक्र हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और ये जो हमारा 5 नंबर का शून्य लोच वाली श्रेणी है, ये किसके अपोजिट हो गई, जस्ट पहले वाली जिसमें अनंत था और इसमें अपोजिट हो गया। तो देखिए इसको ग्राफ पर देखते हैं, ग्राफ में देख लें, प्राइस साइड पे देखिए, प्राइस बढ़ाते जाइए आप, पी से P1 कर दीजिए, पी से P2 कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन क्यू क्या है, फिक्स है। क्यू यानी कि जो मात्रा है वो क्या है, फिक्स है। दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा गंदा सा बना है, लेकिन देखिए प्राइस आप ऊपर नीचे करिए लेकिन क्यू फिक्स रहेगी। क्यू इसलिए फिक्स रहेगी क्योंकि ये इस प्रकार की वस्तु होती है जहाँ पर कीमत में भले ही उतार चढ़ाव होते रहें, उसकी जो मांग होती है उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। आप लोगों को लालच दे करके प्राइस घटाना चाहेंगे तो लोग क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नहीं, और आप मार्केट में अगर प्राइस को बढ़ाना चाहेंगे, मतलब प्राइस बढ़ाना चाहेंगे, तो ग्राहक उसकी जो मांग है उसको ज़्यादा कम नहीं करेंगे, और अगर घटाना चाहेंगे प्राइस को तो लोग उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नहीं। तो इस प्रकार की कोई और भी आप वस्तु ढूंढ सकते हैं जिसमें शून्य लोच पाई जाती हो। तो ये 5 कैटेगरी थी जो हमने समझी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था एक पॉइंट कि हम देखते हैं, ऐसा भी हम समझेंगे लास्ट में कि खाली ग्राफ देख कर बता देंगे। यहाँ पे डिमांड वक्र जो क्यू के ऊपर लाइन खींची, ये डिमांड कर्व है। तो ये देखिए वक्र, ये जो नोट है जो मैं पॉइंट कह रहा था, आपको बता रहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, नोट ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, कि वक्र जितना चपटा होगा, मांग की लोच उतनी अधिक होगी, यानी बहुत लोच बढ़ती जाएगी अगर डिमांड कर्व चपटा होता चला गया। तो देखिए पहला वक्र ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, कैटेगरी कितनी पड़ी, 5। कौन कौन सी, ई बराबर इनफाइनाइट, ई ग्रेटर देन 1, ई बराबर 1, ई स्मॉल देन 1 और ई बराबर 0। तो 5 वक्र, 5 श्रेणियाँ। अब चपटा समझ लो क्या होता है, ये देखो फ्लैट है एकदम 180 पे, डी कर्व दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ ई बराबर इनफाइनाइट, यानी कि वही नियम, वक्र जितना चपटा मांग की लोच उतनी अधिक। अब देखिए डिमांड करो थोड़ा सा नीचे है, यानी थोड़ा सा कम चपटा है, ए के मुकाबले जो बी है वो थोड़ा सा कम चपटा नीचे की ओर जा रहा है। ये चपटा कम है इसलिए मांग की लोच इसकी थोड़ी कम है, इसको हम कहेंगे लोचदार, ई ग्रेटर देन 1। फिर देखिए तीसरी श्रेणी, इसमें मांग वक्र और नीचे झुक गया, झुका कि नहीं, झुका हुआ है डी सी में बी के मुकाबले, इसके कारण ई बराबर 1 हो गया, इसको हम कहेंगे आयताकार अति परिवलय मांग वक्र। तो यहाँ ई बराबर 1, यानी मांग और कम हो गई, लोच और कम हो गई। फिर देखिए डी पर ये और नीचे घुस गया, और नीचे चपटा हो गया, ठीक है, काफ़ी चपटा इसका बहुत कम होता जा रहा है, नीचे चला जाता जा रहा है ये, यानी यहाँ पर मांग की लोच बहुत ही कम हो गई, एक तरीके से बेलोचदार हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ई स्मॉल देन 1, यानी कि ये चौथी कैटेगरी हो गई। और हमारा देखिए लास्ट में ई एकदम खड़ा हो गया, खंबे जैसा खड़ा हो गया कि नहीं, यानी यहाँ पे चपटा तो रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी चपटा नहीं है, उखड़ गया, और चपटा होने की मतलब ही नहीं है, पूरा फ्लैट हो गया, सीधे खड़ा हो गया ये तो यहाँ पर मांग की लोच क्या हो गई,
जीरो, ई बराबर जीरो। तो ये चित्र समझाने का तात्पर्य यही था, इसको नोट कर लीजिएगा कि मांग वक्र जितना चपटा होगा मांग की लोच उतनी अधिक होगी। अब नीचे से शुरू करें तो ई में जीरो, फिर डी में थोड़ा सा चपटा हुआ तो मांग थोड़ी सी लोच थोड़ी सी बढ़ी, ई बराबर 1, सी में देखिए थोड़ा और चपटा हुआ तो थोड़ी अधिक इकाई बराबर लोच हो गई। फिर देखिए बी में अपोज थोड़ा सा और ऊपर की ओर चपटा हुआ, यानी मांग की जो है बहुत ज़्यादा लोचदार हो गई। और ए में पूरा फ्लैट है, एकदम क्षैतिज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णतया लोचदार हो गई। तो जब एकदम फ्लैट था उसको हमने कहा पूर्णतया लोचदार, और एकदम लंबवत है ई में तो उसको हमने कहा पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया लोचदार से पूर्णतया बेलोचदार के बीच में ये 3 श्रेणी हमने पढ़ी। अब हमने 5 कैटेगरी पूरी पढ़ ली है या समझ ली है। जहाँ पे कोई दिक्कत हो आप वीडियो को 5-5 सेकेंड या 2-2 मिनट के वापस क्या कहते हैं गैप दे करके आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारे किताब में आयताकार अतिपरिवलय भी है, देख रहे हैं, ये रेखा चित्र 4.3 है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये वही है आयताकार अतिपरिवलय। ये मैंने इसलिए लिखा है तो कि इसको समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए आप चाहें तो पॉज कर करके भी समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।